हेलो नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक अपन करेंगे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। वैसे आपने पढ़ा है 12th के अंदर विवर्तन को खूब पढ़ा है। विवर्तन क्या होता है तो देखो सरल सी डेफिनेशन तो ये है, किसी तीक्ष्ण किनारे से किसी तरंग का मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या ये बात क्लियर होगी? विवर्तन किसी भी तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी अगर कोई तरंग विवर्तन करती, कोई भी पार्टिकल अगर विवर्तन करता है इसका मतलब उसके साथ तरंग जरूर है। फिर बाद में आगे आपने ये भी पढ़ा होगा विवर्तन की शर्त क्या है, 12th में पढ़ चुके हो आप। विवर्तन की एक शर्त है कि विवर्तक जो होता है, अवरोधक या द्वारक जो होता है, उसका आकार जो है तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। आपने क्या सीखा कि उसका आकार लगभग कितना होना चाहिए, तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। या कोटि बोला, इक्वल नहीं बोला है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो विवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आपका द्वारक ए और तरंग की वेवलेंथ है लैम्डा, अगर इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा हो जाती है तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। बात याद होगी सबके। फिर बाद में एक क्वेश्चन आता है, अगर ये आपने कंडीशन फुल अगर याद की कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन बहुत ही कम होता है। तो देखो आप लोग जानते हो कि ध्वनि जो है, ध्वनि की जो वेवलेंथ है वो मीटर की कोटि की होती है और अपने अवरोधक और द्वारक जो है वो मीटर में ही होते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई। यह कंडीशन फुलफिल होते ही आप ये क्या कहोगे, ध्वनि का विवर्तन हो जाता है और वो तीक्ष्ण किनारों से बहुत ही आसानी से मुड़ जाती है। तो ध्वनि का हो गया। फिर आप लोग ये जानते हो प्रकाश का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। किस कोटि का? एंगस्ट्रॉम का बोल दो, माइक्रोमीटर का बोल दो, इस कोटि का होता है। ठीक बात ना। देखो अपन ऐसे नहीं पढ़ते क्या, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ये तो पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर ये 2 पॉइंट हटाऊं तो इसके 10⁻⁸ मीटर बोल दो। यानी आप ये बोलोगे कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, इतने सूक्ष्म आकार के अवरोधक और द्वारक हैं अपने पास प्राय नहीं मौजूद होते हैं। इस कारण प्रकाश का विवर्तन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है या प्राय प्रेक्षित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली बात है, एक छोटी सी बात अगर जीके के रूप में याद करना चाहो तो आप ये याद कर सकते हो कि विवर्तन की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक हुआ था। अगर मैं खोज की बात करूं तो वैज्ञानिक ग्रेमाल्डी हुआ था। कौन हुआ था? ग्रेमाल्डी हुआ था। ठीक बात है। फिर बाद में इसकी व्याख्या करने के लिए देखो हाइगेन ने एक तरंगाग्र का सिद्धांत दिया था, याद हो तो, हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत, वेव फ्रंट या वेव लेट या ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा आपने, तो उसके द्वारा की गई थी। फिर बाद में आ गया था प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। कौन विवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपने याद बहुत कर रखा हो, फ्रेनेल। क्या बताया मैंने? फ्रेनेल। नंबर 2 आपने याद किया होगा फ्रोनहोफर। फ्रोनहोफर ये याद किया होगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा अगर याद करना चाहो, इसके अंदर जो आपका स्रोत एस और द्वारक या विवर्तक, यानी एस फिर बाद में मैं लिखूंगा विवर्तक और फिर बाद में पर्दा, इनकी जो डिस्टेंस है वो परिमित होती है। कैसी होती है? परिमित होती है, दूरी निश्चित होती है। बात क्लियर होगी। और इसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? अनंत होती है। पहली बात याद होगी। दूसरी बात अगर आप याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर स्रोत की दूरी इससे विवर्तक से, विवर्तक का मतलब क्या है? विवर्तक हम लोग या तो कोई द्वारक या कोई अवरोधक, अगर आप इसकी दूरी परिमित है तो ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र या तो गोलीय होगा इसका तरंगाग्र या फिर बेलनाकार होगा। इसकी डिस्टेंस अगर अनंत है तो यहां तरंगाग्र कैसा होगा? आपका समतल होगा। बात क्लियर होगी सबके? तो भाई इसके लिए ये डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हो कि फ्रेनेल विवर्तन के अंदर अवरोधक और द्वारक, एक सेकंड, विवर्तक से पर्दा और जो स्रोत है वो दोनों समान दूरी पे होते हैं।
गलत बोल गया, परिमित दूरी पे होते हैं, और इसमें आप बोलोगे इसमें अनंत दूरी पे होते हैं। फिर बाद में आप ये बोलोगे इसके लिए जो तरंगागर है, इसके लिए तरंगागर जो है, वेव फ्रंट जो है वो आपका कैसा होगा, या तो गोलीय, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होगा, और इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेन बोल रहा हूँ। ठीक बात है। इस प्रकार से आपने ये 2 कर दिए। ये फिलहाल तक जो बात की अपने 12th लेवल की है। इसके बाद में देखो एक अपने बढ़िया सा फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध, ये पहला टॉपिक आपका, फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध। इसको आप बोलोगे हाफ पीरियड जोन, इंग्लिश में अगर कोई है तो हाफ पीरियड जोन। तो देखो फ्रेनेल ने क्या किया, किसी तरंगागर के सम्मुख, कोई तरंगागर जैसे ये तरंगागर है, यहां पर किसी पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए तरंगागर को विभिन्न कटिबंधों में विभाजित कर दिया। उनको अर्धावर्ती कटिबंध बोलते हैं। अर्धावर्ती कटिबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से यहां जो तरंग पहुंचेगी उनके बीच में पथांतर, पथों का अंतर, पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, और जो कलांतर, फेज डिफरेंस वो पाई होता है, समयांतर वो क्या होता है, T/2 होता है। ठीक बात है। आपने डेफिनेशन क्या सीखी कि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या, ऐसे लिखोगे, किसी तरंगागर के कारण, किसी बिंदु पर, किसी तरंगागर के सम्मुख स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल ने उस तरंगागर को विभिन्न कटिबंधों में विभाजित कर दिया। उन्हीं कटिबंधों को क्या बोलते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, एक डायग्राम सा बना रहा हूं, देखो ये आपका बना कैसे है उसके बारे में बात बाद में करेंगे। एक बार मैं इसके अंदर यूं बना देता हूं, ये सेंटर कर लिया इसका, ये कोई पॉइंट P है अपना, सेंटर से जो डिस्टेंस है मान ली B, अगर ये पहला है तो ये मान लेंगे अपन कितनी, इसको बाद में लिखूंगा, ये लास्ट वाला nवा है तो देखो इसको तो मैं लिखूंगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी B + λ/2। ठीक है ना, और यहाँ से ये लास्ट वाला है, ये जो मान लेते हैं M1 M2 M, और लास्ट में क्या आ जाएगा MN, सेंटर को लिखा O। ये क्या है, ये समतल तरंगागर है, तरंगागर है। अब बात सुनना, इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे 2 के लिए क्या करेंगे, B + 2 λ/2। 3 वाले के लिए जैसे ये यहाँ लिखूंगा M2, वहाँ अगर खींचोगे डिस्टेंस है तो आप लिखो B + 3 λ/2 तीसरे वाले के लिए। चौथे के लिए B + 4 λ/2, nवा है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, B + n λ/2 ये आ जाएगी। ये देखो सर्किल से प्राप्त हो रहे हैं। ये प्राप्त कैसे किए, यहां से B त्रिज्या का एक गोला खींचा, स्फेयर खींचा, तो वो तो केवल स्पर्श करेगा इसको। फिर बाद में B + λ/2 त्रिज्या का एक स्फेयर खींचा, वो इस तरंगागर को वर्तीय भाग में काटेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये देखो, अरे समझ गए ना बात है, यहां से गोले खींचे हैं जिनकी त्रिज्याएं ये हैं, वो गोले इसको इस प्रकार से काटेंगे। जो पहले वाला जो है वो तो एक केवल स्पर्श करेगा O पर, फिर बाद में जो पहली जो लाइन खींची है दूसरे वाला गोला खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है B + λ/2, वो इस प्रकार का वर्त काटेगा। आप थोड़ी सी कल्पना करना, गोले को यूं काटते हैं तो यूं वर्ती तो दिखाई देता है ना। अच्छा अब बात सुनना एक मिनट, आपने यहां पर, हाँ ये पहला अर्धावर्ती कटिबंध, इसके बाद में पहले और दूसरे के बीच का ये क्या है, दूसरा अर्धावर्ती कटिबंध, फिर बाद में तीसरा, लास्ट में ये Mn और ये Mn-1 है, तो इसको कौन सा कटिबंध कहेंगे, nवा कटिबंध कह देंगे। यानी पहले और दूसरे के बीच में दूसरा, एक सेकंड, 0 और 1 के बीच में पहला, 1 और 2 के बीच में दूसरा, 2 और 3 के बीच में तीसरा, n-1 से Mn के बीच में nवा हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से कटिबंध प्राप्त होते हैं। इन कटिबंधों से यहां जो तरंगागर पहुंचता है, इन कर्मागत कटिबंधों से यहां जो तरंगागर पहुंचता है, उनके बीच में पथांतर देखो कितना है, पथों का अंतर है, ये B है और ये B + λ/2 है, तो अंतर कितना है, λ/2। पथांतर मैंने कितना बताया,
क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों के द्वारा बिंदु P पर जो तरंगे पहुंची हैं उनके बीच में पथांतर जो है वो हो गया आपका λ/2। आपका हाइगेन का जो सेकेंडरी वेवलेट का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इसमें प्रत्येक बिंदु नया स्रोत है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछे कलांतर फेज डिफरेंस तो आप क्या बोलोगे, इसको चेंज करना और ये आपका आएगा पाई, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछे समयांतर तो ये समयांतर कितना होता है, ये t/2 आधा। बात क्लियर होगी सबके। और पथांतर आधा या फिर आवर्ती आदि लैम्डा आधा होने के कारण ही इन कटिबंधों को, क्रमागत कटिबंधों को क्या बोलते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात याद हो गई होगी। फिर बाद में आपके एग्जाम में क्वेश्चन यूं आएगा कि अर्धावर्ती कटिबंध को परिभाषित कीजिए और कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एनवे कटिबंध की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आज एक कर लेता हूं, मैं पहले निकालूंगा त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, एनवे कटिबंध की त्रिज्या। तो देखो इस प्रकार से अपना था, एक तो ये कर दिया। एनवा कटिबंध कैसे होगा बताना खुद ही। ये सेंटर, ये आपका पॉइंट P, ये डिस्टेंस B, एक सेकंड, ये पॉइंट आपका MN, ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया N-1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है B + n λ/2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस B + n की जगह n-1 कर देंगे, ठीक है। अब एनवा कटिबंध कौन सा, ये तो है, ये आपका एनवा कटिबंध है। इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की निकाल देंगे अपन, ठीक है ना। तो देखो आपको त्रिभुज OMNP दिखाई दे रहा है। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, MNP² = OMN² और प्लस OP² लिख सकता हूं क्या। पाइथागोरस पर में आपको आती है, लिख सकते हैं। OMNP किसके बराबर है, MNP बराबर है B + n λ/2 का होल स्क्वायर। OMN जो है एनवे कटिबंध की त्रिज्या है, उसको लिखेंगे RN। तो देखो RN का स्क्वायर, OP किसके बराबर है, B का स्क्वायर। O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, B है। अच्छा, इसका स्क्वायर खोलते हैं, B² n² λ² / 4 प्लस NB लैम्डा इक्वल टू आपके पास में आ गया RN² और B² से दोनों साइड की B² कैंसिल, तो आपका RN देखो ये आ गया √NB लैम्डा प्लस n² λ² / 4। तो आप ये सूत्र याद रखते हो। यदि n बहुत अधिक हो, n का मान ज्यादा हो, n अर्धावर्ती कटिबंध का क्रम है, अर्धावर्ती कटिबंध का क्या है, क्रम है। तो ये जो राशि है, ये राशि आपको नेग्लिजिबल प्राप्त हो जाएगी, ठीक बात ना, बहुत ही कम प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसको अपन नगण्य मान लेंगे, इसको नगण्य मानते ये बचेगा और यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा RN = पाई नहीं है भैया, NB लैम्डा। तो ये सूत्र अपन याद रखते हैं। यहां से ध्यान देने वाली बात है कि RN समानुपाती √n, यानी कटिबंध क्रम बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आपसे पूछा जाए R1 R2 R3 का अनुपात, तो आप क्या लिखोगे, √1 √2 और √3 ऐसे चलता जाएगा, ये आप लिख सकते हो। थोड़ा सा यहां से रिपीट करो। देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे जैसे n का क्रम बढ़ेगा तो उस पॉइंट से P पर पहुंचने वाली जो प्रकाश है लैम्डा वो बहुत कम हो जाएगा। तो आप इसको एक और भी सरल भाषा में बोलता हूं, देखो लैम्डा अल्प होता है, बहुत ही कम है, तो λ² को मैं क्या कर सकता हूं, लगभग 0 कर सकता हूं। ये बोलना चाहिए था, ये ज्यादा ये सही है, पहले वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो आपके ये याद हो गया, सबके याद हो गया ना। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद कर लिया होगा, ये मोस्ट परीक्षा के लिए न्यूमेरिकल भी यहां पर आ सकता है।
फिर बाद में एक छोटी सी बात पूछी जा सकती है कि जो एनवा कटिबंध है उसकी P से औसत दूरी कितनी है। तो P से अगर औसत दूरी की बात करता हूं, औसत दूरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ऐसे आप खुद ही बता दोगे MNP प्लस MN-1P और बटा में 2 कर दूं। औसत दूरी करने के लिए MNP दूरी और MN-1P दूरी दोनों को जोड़ दें, 2 का भाग लगा दें, औसत आ जाएगा। तो वही काम किया है। अब MN यहां से लिखवाना, MNP और वो यहां से लिखवाना, कैसे लिखवाओगे, ठीक बात ना। या फिर औसत त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, औसत त्रिज्या पूछा जाए तो बताओगे। मेरा पहला काम तो ये करवाना है कि देखो औसत दूरी की बात हो, MNP आपका कितना है, MNP बराबर है B प्लस N-1 N लैम्डा बाई 2। थोड़ी देर पहले बोल के गया था। तो यहां से लिखो 1/2 तो बाहर है, MNP की जगह लिखा मैंने B प्लस N लैम्डा बाई 2। फिर बाद में Mn माइनस ये और करवाओ तो N की जगह N-1 कर दूं तो B प्लस N-1 लैम्डा बाई 2, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ बाकी करेंगे तो 1/2 तो ये आ गया 2B प्लस उस साइड से करें अपन तो क्या प्राप्त होता है आपका, औसत दूरी के लिए प्राप्त हो जाएगा 2N-1 लैम्डा बाई 2। जोड़ो N और N 2N, यह आ गया आपका B प्लस 2N-1 लैम्डा बाई 2। ये इस प्रकार से औसत दूरी आपकी आ गई। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।